हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। साल 1982 की वो तारीख 2 अगस्त थी। मनमोहन देसाई की फिल्म कुली बना रहे थे। बेंगलुरु से 16 किलोमीटर दूर मैसूर रोड पर यूनिवर्सिटी में फिल्म का सेट लगा था। फिल्म में लीड रोल अमिताभ बच्चन कर रहे थे और पुनीत इस्सर की ये पहली फिल्म थी। पहली फिल्म, पहला दिन, पहला शॉट, और पुनीत इस्सर के साथ एक हादसा हो गया। एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उनका गुस्सा अमिताभ के पेट पर लग गया। अमिताभ तुरंत शूटिंग रोककर घर चले गए। अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। अगले कुछ दिनों में उनका वजन 40 किलो तक गिर गया और शरीर में ढेर सारी नली लग गई। यह हादसा जितना बुरा अमिताभ के लिए था, उतना ही बुरा पुनीत के लिए भी। बच्चन के फैंस ने पुनीत को ताउम्र सबसे बड़े खलनायक के तौर पर देखा। पुनीत को आज भी इस हादसे का जितना मलाल है, उतनी ही बेबसी भी। इन 35 सालों में बहुत सारी नफरत के साथ जी है, मगर ये एक्सीडेंट कैसे और क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। पुनीत इस तरह के साथ एक फाइट सीन को फिल्माए जाने के दौरान अमिताभ बच्चन को उछलना था। उनकी वो जंप मिस टाइम हो गई, यानी एक आध सेकंड की जल्दी या देरी हुई और बच्चन गलत जगह लैंड कर गए। इस चक्कर में दो चीज़ें एक साथ हो गई। पहली, पुनीत इस्सर का जोर का बुक्का उनके पेट को सिर्फ छूने वाला था, जो जोर से लग गया। दूसरी, पास में पड़े टेबल के कोने से उनके पेट वाले हिस्से में गहरी चोट आ गई। इस घटना के बाद अमिताभ छुट्टी शूटिंग रोककर होटल चले गए, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा उनकी तकलीफ बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में हालात ये हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। सबसे पहले उन्हें बेंगलोर के सेंट फिलोमिनास हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन वहां से उन्हें तत्काल प्रभाव से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अमिताभ बताते हैं कि अगले 8 दिनों में उनकी 2 सर्जरी हुई, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टरों ने उन्हें ऑलमोस्ट डेड मान दिया था। इस घटना के 33 साल बाद अपने चाहने वालों को शुक्रिया अदा करते हुए अमिताभ ने 2015 में इस एक्सीडेंट का जिक्र अपने ब्लॉग पर किया था। 2 अगस्त 2015 को बच्चन ने लिखा, 2 अगस्त 1982 को ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में मेरे जीवन पर छाए बादल और गहरा गए। मैं जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। कुछ ही दिनों के भीतर हुई दूसरी सर्जरी के बाद लंबे समय तक होश में नहीं आया। जया को आईसीयू में यह कहकर भेजा गया कि इससे पहले कि मैं उनकी मौत हो जाए, उनके अपने पति से अंतिम बार मिल लो। मगर डॉक्टर उदवाड़िया ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने एक के बाद एक कई कॉर्टिसन इंजेक्शन लगाए। इसके बाद मानो कोई चमत्कार हो गया। मेरे पैर के अंगूठा हिला। यह चीज़ सबसे पहले जया ने देखी। वो चिल्लाई, देखो वो जिंदा है। अमिताभ होश में तो आ गए, लेकिन उन्हें अपने घर पर पहुंचने में और 2 महीने का समय लग गया। वो 24 सितंबर 1982 को एम्बेसडर कार में अपने घर पहुंचे तो बच्चन साहब बताते हैं कि वो उनके जीवन का पहला मौका था जब उन्होंने अपने पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को रोते हुए देखा था। अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस आते देख हरिवंश राय बच्चन अपने आंसू नहीं रोक पाए और गाड़ी से उतरते ही अमिताभ जाकर अपने रोते पिता से चिपट गए। इस घटना का अमिताभ बच्चन वर्जन तो सभी ने सुना, मगर किसी ने इस मामले पर पुनीत इस्सर का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। आज हम आपको वो भी बताएंगे। पुनीत इस्सर इस पर क्या कहते हैं? वो शख्स जो इतने सालों से इस हादसे का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा है, उसका क्या कहना है? पुनीत इस्सर ने बताया, मनमोहन देसाई ऐसे एंगल से शूटिंग कर रहे थे कि अमिताभ ने खुद उनसे कहा, पुनीत तुम मेरे पेट को छूना होगा वरना ये सीन नकली लगेगा। हमने सीन की रिहर्सल भी की थी, लेकिन टेक के समय ऐसा हुआ कि अमिताभ बोर्ड से टकराकर उछल कर मेरी तरफ आ गए और मेरा पंच उन्हें छूने की बजाय जोर से लग गया। B.R. चोपड़ा की महाभारत में दुर्योधन के किरदार से फेमस हुए पुनीत पंजाब से है। उनकी जवानी के दिनों की बात तो छोड़िए, आज भी उनके बाइसेप्स ऐसे हैं कि जिम जाने वाले लोगों को लज्जा आ जाए। बहुत मजबूत शरीर, अथाह ताकत। इसी के कारण न चाहते हुए भी कि पुनीत अमिताभ को चोट पहुंचा बैठे। पुनीत की उंगलियों के जोर से अमिताभ की आंतड़ियां फट गई थी। इसके बाद शुरू हुआ पुनीत इस्सर का बुरा दौर। उन दिनों पुनीत शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी काम कर रहे थे। तब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच पंगे होने की खबरें खूब चलती थी। लोगों ने आरोप लगा दिया कि पुनीत शत्रुघ्न के कैंप के है। मीडिया ने छापा कि उन्होंने राजेश खन्ना के कहने पर अमिताभ के साथ ऐसा किया। मगर ये बात कम ही लोगों को पता है कि जब अमिताभ बच्चन को खून की जरूरत थी तो सबसे ज्यादा खून पुनीत की पत्नी दीपाली ने ही दिया था। मगर डॉक्टरों को और खून की दरकार थी। डॉक्टरों की डिमांड पर तकरीबन 200 लोगों को अपने चैते स्टार के लिए 60 बोतल खून दिया। उनके इस खून ने अमिताभ को तब तो बचा लिया, लेकिन जीवन भर के लिए बीमार कर दिया। साल 2000 में अमिताभ की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई। जिन लोगों ने उन्हें खून दिया था उस समय, उनमें से किसी एक का ब्लड हेपेटाइटिस पॉजिटिव था। साल 2000 में अमिताभ की तबीयत एक बार फिर खराब हुई और तब जाकर यह पता लगा कि उनका लीवर 75% तक खराब हो चुका है। उन्हें लीवर सिरोसिस नामक बीमारी है। एक इंटरव्यू में पुनीत बताते हैं कि एक दिन मनमोहन देसाई ने उन्हें बताया कि अमिताभ उनसे मिलना चाहते हैं। पुनीत तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। अमिताभ ने उन्हें उनसे कहा कि उनका कोई कसूर नहीं है। उस दिन अमिताभ ने पुनीत को वो किस्सा सुनाया जब शूटिंग के दौरान उनका फेंका हुआ ग्लास विनोद खन्ना के चेहरे पर लगा गया था। उनकी वजह से विनोद खन्ना को 6-7 टाके लगवाने पड़े थे। अमिताभ ने कहा, आज तुम जैसा महसूस कर रहे हो उस दिन मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। उस दिन अमिताभ खुद पुनीत को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ने आए ताकि लोगों को सही मैसेज मिले, लेकिन लोग अपना पाला बना चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए पुनीत यूनिवर्सल विलन हो चुके थे।
अमिताभ की अगली फिल्म मर्द, जिसमें पुनीत इस तरह काम कर रहे थे, उन्हें उससे निकाल दिया गया। एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते, लोग उन्हें हेट लेटर्स लिखकर जान से मारने की धमकियां देते थे। पुनीत एक किस्सा बताते हैं कि जब एक बार वो हॉस्पिटल में अमिताभ से पास से लौट रहे थे तो कुछ महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। वो महिलाएं पुनीत को नहीं जानती थी और उन्हें उनके सामने कहने लगी, अगर हमें वो अमिताभ को घायल करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो हम उसे मार दें। पुनीत के साथ पास वहां से हट जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। साल 2014 में बिग बॉस के 8वें सीजन में जब रेखा अपनी फिल्म सुपर नानी का प्रमोशन करने आई तो उन्होंने पुनीत इस को खूब अवॉइड किया था। जब वो घर के सारे सदस्यों से गले मिल रही थी तब पुनीत भी उनके पास आए, लेकिन रेखा का जवाब था, और कितने गुनाह करेंगे आप। स्मिता पाटिल को पहले ही अमिताभ के साथ कुछ होने वाले अनहोनी का अंदेशा हो गया था। यह किस्सा खुद अमिताभ ने स्मिता की 60वीं जयंती पर मैथिली राव की किताब स्मिता पाटिल के लॉन्च पर बताई। अमिताभ बता दें कि वे अपनी फिल्म कूली की शूटिंग के लिए बेंगलोर में थे। फिल्म का काम निपटाकर वो रात को अपने होटल के कमरे में सो रहे थे। देर रात 2 बजे उन्हें एक फ़ोन आया। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि फ़ोन की दूसरी तरफ एक्ट्रेस स्मिता पाटिल है। अमिताभ चौंक गए, क्योंकि इतनी देर रात तक स्मिता कभी उन्हें फ़ोन नहीं करती थी, मगर उन्हें समझ में आ गया जरूर कुछ इमरजेंसी। उन्होंने फ़ोन उठाया दौड़कर। स्मिता तुरंत नींद से जागी हुई साउंड कर रही थी। उन्होंने अमिताभ के फ़ोन उठाते उन्हें कुशल से पूछा। अमिताभ के स्वस्थ होने की सुनकर स्मिता की सांस में सांस आई। इसके बाद स्मिता ने बताया कि उन्होंने अमिताभ से जुड़ा हुआ एक बेहद बुरा सपना देखा, इसलिए वे डर के मारे इतनी देर तक रात को फ़ोन किया। अगले दिन अमिताभ जागे, तैयार होकर कुड़ी की शूटिंग के लिए पहुंचे। ये फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले पुनीत इस्सर की पहली फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था। एक्शन सीन की शूटिंग शुरू हुई, अमिताभ के साथ वो हादसा हो गया। अमिताभ बताते हैं कि स्मिता पाटिल उनके साथ नमक हलाल में काम किया था। एक फैंस ने स्मिता पाटिल से कहा था कि उन्हें नमक हलाल का काम बहुत पसंद आया था। अमिताभ के मुंबई आते ही उनके घायल होने की खबर लोगों में फैल गई। अस्पताल में अमिताभ के जाने के वालों का तांता लग गया। फैंस ने हॉस्पिटल के बाहर अलग जमावड़ा लगा दिया। देश भर में दुआ आने लगी। जब ये बात राजीव गांधी को पता चली तो अपनी माँ और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ यूएस दौरे पर थे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से अमिताभ के साथ होने के लिए अपना अमेरिकी दौरा कैंसिल किया और इंडिया आ गई। जब तक अमिताभ के मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल लाया चुका था। इंदिरा गांधी जी भी भारत आने पर सबसे पहले अमिताभ से मिलने पहुंची, मगर डॉक्टर नहीं चाहते थे कि वो आए, क्योंकि पहले से ही एक इतनी भीड़ थी और अगर प्रधानमंत्री हॉस्पिटल आएगी तो अस्पताल का काम प्रभावित होगा। उन दिनों अखबार और मैगजीन्स में भी अमिताभ के लिए दुआ करने के लिए इस तरह के संदेश छपवाए थे। ये तो हो गई अमिताभ की चोट का जाहिर तौर पर फिल्म कूली पर भी काफी प्रभाव पड़ा। फिल्म की शूटिंग तो रुकी ही, कहानी भी काफी हद तक बदल गई। प्रयागराज और कादर खान की लिखी शुरुआती स्क्रिप्ट में अमिताभ के बनने के बाद फिल्म खत्म होने वाली थी, मगर उनकी चोट की वजह से मेकर्स को लगा कि ऑडियंस मौत के मुंह से बचकर अपने सुपरस्टार को पर्दे पर मरता हुआ देखना पसंद नहीं करेगी, इसलिए फिल्म की स्क्रिप्ट बदल दी गई। फिल्मों में अमिताभ की पर्सनालिटी पर किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गीत बहुत जचते थे, खासकर किशोर कुमार के। 1980 में मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु के बाद अमिताभ के गीत किशोर कुमार ही गाते थे, लेकिन इस फिल्म में किसी वजह से किशोर कुमार ने गीत के लिए गाने से मना कर दिया था। मनमोहन देसाई ने इस की काट के लिए मोहम्मद रफ़ी के अंदाज में गाने वाले गायक शब्बीर कुमार को फिल्म के लिए साइन कर लिया था। फिल्म कुली में अमिताभ के लिए सभी गाने शब्बीर कुमार ने ही गाए थे। शब्बीर रफ़ी के फैन थे और उनके जैसा ही बनना चाहते। शब्बीर से जुड़ा एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि रफ़ी साहब के अंतिम संस्कार में पहुंचे शब्बीर की घड़ी उनकी कब्र में गिर गई। इसे शब्बीर को देवीय इशारा माना और खुद को रफ़ी का उत्तराधिकारी समझने लगे। उनको ये यकीन तब्दील हो गया जब उन फिल्म कुली में रफ़ी की जगह अमिताभ बच्चन की आवाज़ बनने का मौका मिला। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।